हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 54। पिछले 15-20 दिनों में पूरे अहमदाबाद से जितनी लावारिस लाशें पुलिस को बरामद हुई थी और जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, शहर के विभिन्न एरिया के शवगृह जहां कुछ लाशें अभी भी फ्रीजर में सुरक्षित रखी हुई थी, पुलिस जाकर रंजीत के फोटो अन्य विवरण से मिलान करने का काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस कुछ लाशें जो सड़ गल जाने के कारण दाह संस्कार की भेंट चढ़ चुके थे, उनका रिकॉर्डों को भी छान रही थी। उधर विनय एक एक होटल और एक एक लॉज में जाकर पता लगा रहा था, पर उसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। जो भी संभावित गतिविधियां हो सकती है पुलिस कर रही थी, पर रंजीत से संबंधित कोई सुराग अभी तक नहीं मिल रहा था। इतने दिनों में पुलिस और विनय दोनों के हाथ खाली थे। पुलिस शहर के सारे न्यूज़पेपर और लोकल टीवी चैनलों पर रंजीत के फोटो के साथ हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में बड़े आकार के ऐड लापता मिसिंग करके लगातार एक हफ्ते तक खूब प्रचार प्रसार करती रही। पुलिस ने अपनी आईडी से फेसबुक पर भी पोस्ट करके रख दिया था। रंजीत के पापा पुलिस को फंडिंग करके रंजीत के बड़े बड़े पोस्टर बनवाकर गली, मोहल्ले, मार्केट और सभी सार्वजनिक स्थलों में चिपकाने को कहते हैं। अहमदाबाद में रहते हुए स्वाति ने न्यूज़पेपर और लोकल टीवी चैनलों पर रंजीत की खबर को देखकर चित्रा को पेपर कटिंग भिजवाती है और फेसबुक का लिंक भी भिजवा देती है। इसी बीच लोखंडे एंटरप्राइजेस की एक और बुरी खबर आती है। इतना सतर्क रहने के बाद भी झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग का 40 करोड़ का टेंडर जो इस महीने की 23 तारीख को ऑनलाइन अलॉट होने वाला था, वह यामिनी, चित्रा, स्वाति के कारण फिर से हिमाचल प्रदेश की मुक्ता एंटरप्राइजेस को अलॉट हो गया था। रंजीत के पापा परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तरफ रंजीत का अचानक लापता होना और दूसरा कंपनी का भारी नुकसान। रंजीत के पिता मुक्ता एंटरप्राइजेस के पीछे विनय को लगा देते हैं और रंजीत का पता लगाने का काम खुद संभाल लेते हैं। रंजीत के पापा देश की कुछ बड़ी मीडिया चैनलों से बात करके रंजीत के लापता होने की खबर दिलवाते हैं। उसमें जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने का प्रावधान रखते हैं। रंजीत के पापा का अहमदाबाद आना एक रूटीन बन गया था। हर 7 दिन में या 1-2 दिन के लिए अहमदाबाद में रहने लगे थे। वे दिनों दिन अंदर से टूटते जा रहे थे। ऑफिस के काम में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। इतना प्रचार प्रसार के बाद भी पुलिस के पास कोई फ़ोन, कोई खबर नहीं आ रही थी। महेश के पापा के मोबाइल में कोई नंबर देने के लिए फ़ोन कर रहा था। रंजीत का मामला पुलिस की पहुंच से बाहर होता जा रहा था, फिर भी पुलिस अपना प्रयास कर रही थी। इधर अभय को भी रंजीत की चिंता सता रही थी, क्योंकि रंजीत को कुछ होगा तो उसकी बहन चित्रा का क्या होगा। लंच का समय था। अभय अपने कॉलेज में कैंटीन में बैठा हुआ था। उसका मन अच्छा नहीं लग रहा था। वह चित्रा को लगा देता है। चित्रा, हाँ बोलो अभय। अभय निराश मन से कहता है, दीदी मुझे रंजीत के लिए चिंता हो रही है। अगर उनका पता नहीं चला तो आपका प्लान धरे का धरा रह जाएगा। चित्रा कहती है, हाँ अभय, चिंता तो तुमसे ज़्यादा मुझे हो रही है। मैं जिस हालत में हूँ उस हालत में रंजीत का रहना जरूरी है। मेरा इस महीने से 5वां महीना चालू हो गया है। 4 महीने बाद मेरी डिलीवरी है। तो सोच के देख, बिना शादी के माँ बन रही हूँ। अगर रंजीत को कुछ हो जाएगा तो इस बच्चे के पिता का नाम कैसे दे पाऊंगी। अबे बोलता है, दीदी वनिता पूरी तरह से मेरे शिकंजे में है। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, जीने मरने की बातें करती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वनिता को तुम्हारे और उसके भाई के रिश्ते में बता देता हूँ। वो कम से कम अपने पिता को बात करके तुम्हें बहू के रूप में अपनाने की बात तो कर सकती है। आखिर तेरे कोख में उनका वारिस जो पल रहा है। चित्रा बोलती है, नहीं, अभी ऐसा समय में वनिता को बताओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे अभी सबसे ज़्यादा गम अपने भाई के लापता होने का है। ऐसे में बताना उचित नहीं होगा। अबे कहते हैं, दीदी मान लो कल को रंजीत के बारे में बुरी खबर आती है, उस वक्त तो हमें रंजीत के पिता को बताना होगा। बच्चे को पिता का नाम देने के लिए आज नहीं तो कल उन्हें बताना तो पड़ेगा। चित्रा अब कहती है, अबे तुम रंजीत के बारे में इतना बुरा मत सोचो। रंजीत ने जल्दी नहीं मरने वाला। उसे अपने पापों का प्रायश्चित और कर्ज इस जीवन में भुगतान करके जाना होगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, वह आएगा, ज़रूर आएगा और मेरी डिलीवरी के पहले आएगा। अबे कहते हैं, इसी विश्वास तो तेरा जैसा अहमदाबाद की पुलिस रंजीत को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। विनय अंकल हथियार डाल चुके हैं, पर तो अभी तक अपने दिल को तसल्ली दे रही हो। अहमदाबाद जाने वाला आदमी 1-1.5 महीने से लापता है। उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ खबर नहीं, और तुम उम्मीद लेकर बैठी हो कि वो आएगा। चित्रा बोलती है, पता नहीं है, मेरा दिल और आत्मा उसके नहीं होने का स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
इसलिए मुझे लग रहा है कि वापस आ सकता है। अभय हंसता हुआ कहता है, चलो अच्छी बात है, यानी क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर मेरा खलनायक आ जाएगा तो मुझे अपनी हीरोइन को पाने और अपनी बहन को न्याय दिलाने वाला सीन मेरी ज़िंदगी के मूवी में जुड़ जाएगा। यह तो अच्छी बात है, मज़ा आएगा दीदी और मेरी मूवी हिट हो जाएगी। चित्रा इतने दुख में भी हंसते हुए कहती है, चल अब फ़ोन रख, बकवास मत कर। अभय फ़ोन रख देता है। चित्रा फ़ोन रखते हुए जमुना बहन को पुकारते हुए कहती है, दीदी खाना लगा दो, भूख लगी है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इधर चित्रा का विश्वास, उधर रंजीत के पिता के मन में उम्मीद। रंजीत के शुभ चिंतन यामिनी, आलोक, विनय, संध्या आदि रोज ईश्वर से प्रार्थना करके रंजीत की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। 3 महीने बाद जिला भरूच, गुजरात राज्य का एक बड़ा शहर, यहाँ स्थित क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल के कोमा पेशेंट केयर यूनिट के रूम नंबर 3 में एक 29 वर्षीय युवक पिछले कुछ महीनों से एडमिट है। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क के साथ जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगे हुए थे। नाक में राइस ट्यूब डाला हुआ था। उसके बेड के सामने स्टूल पर एक 63 वर्षीय बुजुर्ग बैठा हुआ था। युवक की ओर देखे जा रहा था। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 54। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना